हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और हमारी जो चर्चा चल रही थी वो आपके सेकंड ग्रेड का जो पेपर था 2018 वाला, उस पर अपनी चर्चा चल रही थी। और इसमें मैंने आपको एक पार्ट पहले करवाया था जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। अब अपन सीधा ही क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि अगर आप वाकई में अच्छी तैयारी कर रहे हो तो आरपीएससी कि जो कि 80+ पेपर मेरे इस चैनल पर उपलब्ध है, उनकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप अगर देखना चाहते हो पेपर का पैटर्न कैसा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये 80 पेपरों का सॉल्यूशन देख सकते हो, विस्तृत व्याख्या के साथ मैंने बताया है। इसके अलावा अगर आरएसएसबी बोर्ड के आप पेपर देखना चाहते हो तो 100+ पेपर मेरे इस चैनल पर आपको उपलब्ध है, वो भी आप अच्छे से देख सकते हो। तो बढ़ जाते हैं क्वेश्चनों की ओर, देख लेते हैं। आपका कल मैंने करवा दिया था, आपको 25 तक करवा दिया था। ये 14 आपका, ये 22 ये आ गया, ठीक है। 25 क्वेश्चन तक आपका हो गया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि आपके सामने है, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में कब विलय किया गया था, ये आपको बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार आपका एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहले तो मैं इसका सही आंसर आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा है। तो देखो, मत्स्य संघ का जो विलय हुआ था वो हुआ था आपका 15 मई 1949 को। अब देखो, एक तो है मत्स्य संघ का गठन। देखो एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज करता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। गठन जो हुआ था, मत्स्य संघ का जो गठन हुआ था वो होता 18 मार्च को। कब? 18 मार्च 1948 को तो मत्स्य संघ का आपका गठन हुआ था। जबकि राजस्थान में जो विलय हुआ था, विलय कब हुआ? तो विलय आपको याद रखना 15 मई को आपका मत्स्य संघ राजस्थान में विलय हुआ था। दोनों तारीखें अलग अलग है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज करने के लिए वो दोनों तारीख आपको ऑप्शन में देगा, जैसे कि इसमें भी दे रखी है। तो विलय तो हुआ था आपका 15 मई 1949 को, जबकि मत्स्य संघ का जो गठन हुआ था आपका कब हुआ था? तो आपको बिल्कुल याद रखना, ये हुआ था 18 मार्च 1948 को हुआ था। कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। अब मैं राजस्थान के एकीकरण की थोड़ी सी चर्चा कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना, राजस्थान का एकीकरण आपके कितने चरणों में कंप्लीट हुआ था? आपको बिल्कुल याद रखना 7 स्टेप्स के अंदर आपका राजस्थान का जो एकीकरण है वो कंप्लीट हुआ था, यानी 7 चरणों में। अब मैं बात कर लूँ कि राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा, तो बिल्कुल आपको याद रखना 8 साल 7 महीने और 14 दिन लगे थे भाई, ठीक है। 8 साल 7 महीने और 14 दिन, ठीक है। अगर कुल दिनों के अंदर आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाए तो 3144 दिन लगे थे। कितने? 3144 दिन आपके लगे थे, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। अब इसके अलावा अपन आगे बात कर लेते हैं। तो देखो, राजस्थान के उद्घाटनकर्ता, जो एकीकरण के उद्घाटनकर्ता उनको बार बार पूछा जाता है। तो देखो, पहले चरण का जो उद्घाटन हुआ था, पहला चरण आपका जो गठन हुआ था मत्स्य संघ का 18 मार्च 1948। उद्घाटन जो किया गया था किसके द्वारा? एनवी गाडगिल के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? एनवी गाडगिल के द्वारा, ठीक है। दूसरे चरण की मैं बात कर लूँ तो दूसरा चरण जो है, दूसरा चरण का आपका गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को। इसका भी उद्घाटन आपके एनवी गाडगिल के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। तीसरे चरण की मैं बात कर लूँ तो तीसरा चरण जो आपका हुआ था कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसके उद्घाटन की मैं बात कर लूँ तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। चौथा चरण जो हुआ था आपका 30 मार्च, कब? 30 मार्च 1949 को हुआ था। इसका उद्घाटन जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, सरदार पटेल के द्वारा आपका किया गया था। तो चारों चरणों के उद्घाटन बार बार आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत आसान सवाल है, अगर पढ़ के नहीं जाते तो गलत हो जाता। छोटी सी ट्रिक है, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल। पहला भी गाडगिल, दूसरा भी गाडगिल, तीसरा चाचा यानी आपके जवाहरलाल नेहरू, पांचवा पटेल यानी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखो राज प्रमुख की। पहले चरण के आपके जो राज प्रमुख बनाए थे वो उदयवान सिंह को बनाया था। किसे बनाया था? उदयवान सिंह, जो कि धौलपुर के शासक थे, ठीक है। दूसरे चरण का जो बनाया गया वो भीम सिंह को बनाया गया था, जो कि कोटा के शासक थे आपके, ठीक है। फिर तीसरा चरण आ गया, तो तीसरे चरण के अंदर राज प्रमुख कौन बना था? बिल्कुल आपको बताना, ये आपके लिए है। चौथा चरण का मैं आपको बता दें, चौथा चरण के जो राज प्रमुख बने थे वो मान सिंह बने थे। कौन बने थे? मान सिंह, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है।
तीसरे चरण के जो कि राज प्रमुख, मैं हिंट दे देता हूँ, उदयपुर के थे। बिल्कुल बहुत आसान है, और आप बता सकते हो कि तीसरे चरण के जो राज प्रमुख थे कौन थे। ठीक है, तो ये आपको मैंने राज प्रमुख भी बता दिए, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो देखो पहले चरण के जो आपके प्रधानमंत्री थे ना वो कौन थे, तो आपको बिल्कुल याद रखना, पहले चरण के जो आपके प्रधानमंत्री बने थे कौन बने थे, शोभाराम कुमावत। दूसरे चरण के जो आपके प्रधानमंत्री बने थे गोकुल लाल असावा। तीसरे चरण के जो आपके बने थे कौन बने थे, बिल्कुल आपको याद रखना, माणिक्य लाल वर्मा। और चौथे चरण के जो बने थे आपके हीरालाल शास्त्री बने थे। ठीक है, कौन बने, हीरालाल शास्त्री। तो ये मैंने आपको प्रधानमंत्री भी बता दिए। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अब देखो मैं आपको तिथियां भी बता देता हूँ, जैसे तिथियां आपको कुछ तो दे रखी। ये देखो 18 अप्रैल 1948 को तो आपका हुआ था कौन सा, तीसरा चरण। ठीक है, राजस्थान का। जबकि 30 मार्च 1949 को हुआ था चौथा चरण, कौन सा, चौथा चरण। 15 मई 1949 को पाँचवें चरण का एकीकरण हुआ था, गठन हुआ था। और 18 मार्च 1948 के बाद पहला चरण हुआ था, कौन सा, पहला चरण। अब आपके 3 चरण बच गए। दूसरे चरण का अगर मैं गठन की बात कर लूँ, एकीकरण का जो गठन हुआ था दूसरे चरण कौन सी तिथि को हुआ था, तो आपको याद रखना 25 मार्च को हुआ था। कब, 25 मार्च 1949 को। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना 1949 को। अब पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया। छठे चरण की मैं बात कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना 26 जनवरी 1950। कौन सा, 26 जनवरी 1950। और सबसे आखिरी आपका जो चरण था, सातवां चरण, उसका गठन कब हुआ, तो सातवें चरण का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1956 को आपका ये सातवां चरण हुआ था। ठीक है, तो कुल मिला के आपके राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो कितने चरणों में हो गया, 7 चरणों में आपका कंप्लीट हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, वालर डांस यानी वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है। तो वालर नृत्य की मैं बात कर लेता हूँ, तो बिल्कुल आपको याद रखना, वालर नृत्य आपका ग्रासिया जनजाति का है। किसका है, ग्रासिया जनजाति का है वालर आपका नृत्य। बिल्कुल आपको याद रखना। और वालर नृत्य जो कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ठीक है, और इसे ग्रासिया का घूमर भी कहा जाता है। वालर नृत्य क्या कहा जाता है, ग्रासिया जनजाति का घूमर कहा जाता है, बिना वाद्य यंत्र के यूज़ किया जाता है। ठीक है, और वालर नृत्य का जो संबंध आपकी कौन सी जनजाति से, तो आपकी ग्रासिया जनजाति से। बिल्कुल आप याद रख सकते हो। कालबेलिया की मैं बात कर लूँ तो देखो इनके 2-4 नृत्य है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका बांगड़िया है, बांगड़िया। दूसरा आपका जो है शंकरिया है। एक आपका इंडूनी नृत्य है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आपका कौन सा हो जाएगा, इंडूनी हो गया, और एक पनिहारी नृत्य हो गया आपका, कौन सा, पनिहारी नृत्य। ये 4 नृत्य आपके कालबेलिया जनजाति का। ठीक है, तो साथ में आप ये भी याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका 28वां क्वेश्चन है। कौन सा है, 28वां क्वेश्चन है। और इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर। कौन से नृत्य में, कच्ची घोड़ी नृत्य में आपका झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र, झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बम नृत्य जो कि आपका अलवर भरतपुर डीग में किया जाता। तेरह ताली नृत्य जो कि आपका बाबा रामदेव की आराधना में किया जाता है। किन की आराधना में किया जाता है, बाबा रामदेव की आराधना में किया जाता है। बाबा रामदेव जी की बात कर लो तो बाबा रामदेव जी का जो मेला लगता है आपका भाद्रपद शुक्ल एकादशी से लेकर, ठीक है, शुक्ल द्वितीया से लेकर आपका एकादशी तक लगता है। और रामदेव जी के मैं पिताजी की बात कर लूँ तो अजमल जी तंवर थे, माता जी की बात कर लूँ तो मैणादे थे, पत्नी की बात कर लूँ तो नेतलदे थे। ठीक है, इसके अलावा आपका रामदेव जी का जो भक्त है वो क्या कहलाते हैं, तो आपको बिल्कुल याद रखना, रामदेव जी के जो भक्त है वो रिखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिखिया, जो कि मेघवाल जाति के होते थे। और मैं बात कर लूँ रामदेव जी की जो कसम होती है उसे आण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रामदेव जी की जो कसम होती है उसे आण कहा जाता है। और रामदेव जी की जो पंचरंगा जो ध्वजा है ना उसे नेजा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेजा। जबकि रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जातरू। बिल्कुल आपको याद रखना क्या कहा जाता है, जातरू। ठीक है, इसके अलावा देखो मैं और बात कर लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो आपको बिल्कुल याद रखना। और देखो जहाँ रामदेव जी के पगले रखे जाते हैं ना उसे कहते हैं आलिया या ताक, या तो ताक कहते हैं उसको या फिर उसको कहते हैं आलिया। ठीक है,
ये आलिया भट्ट नहीं है ना, आलिया होता है ना, जैसे मारवाड़ी में जो लोग कहते हैं आलिया आलिया, उसे आलिया कहा जाता है, ठीक है, आप याद रख सकते हो। इसके अलावा मैं और फैक्टों की बात कर लूँ तो बिल्कुल आपको याद रखना है, रामदेव जी का जो संबंध है वो जैसलमेर के रुणेचा से है। कहाँ से? रुणेचा से, जबकि इनका जन्म जो हुआ था उडुकाश्मेर के अंदर हुआ था, ठीक है, शिव तहसील उडुकाश्मेर जो कि बाड़मेर में पड़ता है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। इसके अलावा गंवरी नृत्य की बात कर लूँ तो गंवरी नृत्य आपका भील जनजाति का, कौन सी जनजाति का? भील जनजाति का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला लगता है? तो बिल्कुल आपसे इसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो तिलवाड़ा में जो मेला लगता है आपका मल्लीनाथ जी का लगता है। किसका लगता है? मल्लीनाथ जी का। चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है भाई, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। मल्लीनाथ जी की बात कर लो तो देखो, मल्लीनाथ जी ने एक पंथ चलाया था, उसका नाम है कुंडा पंथ। एग्जाम में पूछा जा सका, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंडा पंथ का जो संबंध है किससे है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, किससे है? मल्लीनाथ जी से, बिल्कुल आपको याद रखना। मल्लीनाथ जी का जो आपका मंदिर है कहाँ पड़ता है? तो बिल्कुल बालोतरा के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बालोतरा के अंदर। तिलवाड़ा अब बालोतरा में शामिल हो गया, पहले आपका बाड़मेर में था, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान का सबसे प्राचीन जो मेला है, प्राचीनतम पशु मेला जो है वो आपका मल्लीनाथ जी पशु मेला ही है, ठीक है। ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। गोगा जी का संबंध आपका ददेरवा चूरू से है, और गोगा जी का जो आपका मेला लगता है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है, ठीक है। पापू जी की मैं बात कर लूँ तो देखो, पापू जी का आपका जो मेला लगता है वो चैत्र अमावस्या को लगता है। कब लगता है भाई? चैत्र अमावस्या को लगता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और चैत्र पूर्णिमा की मैं बात कर लूँ तो संत पीपा की जो जयंती है वो चैत्र पूर्णिमा को होती है, और पापू जी का जो मेला लगता है चैत्र अमावस्या को लगता है। चैत्र अमावस्या के दिन ही राजस्थान में एक और मेला लगता है, गोटिया अम्बा का मेला, जो कि बांसवाड़ा में लगता है। कहाँ लगता है? गोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा। हड़पू जी की बात कर लूँ तो इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इनका मुख्य स्थान जो है बेंगटी है। कौन सा अभी? बेंगटी है, जो कि आपका अब जोधपुर जिले में शामिल नहीं है। कौन से जिले में शामिल हो गया? फलोदी के अंदर शामिल हो गया। कौन से जिले में? फलोदी के अंदर शामिल हो चुका है, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इस बिल्कुल मैं बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराजा राज सिंह के द्वारा, ठीक है। महाराजा राज सिंह ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा राज सिंह के कार्यकाल की मैं बात कर लूँ तो 1652 से लेकर आपका 1680 तक था, ठीक है। 1652 से 1680 तक था आपका, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि मैं बात कर लूँ औरंगजेब के कार्यकाल की तो 1658 से मान लो आप, 1658 से 1707 तक इनका कार्यकाल था, मुगल बादशाह औरंगजेब का, ठीक है। ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंध थे? तो ये आपको बताना है। तो झालावाड़, कोटा, सिरोही और अलवर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी का जो संबंध है आपका कौन से प्रजामंडल से है? तो बिल्कुल आपको याद रखना झालावाड़ प्रजामंडल से है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खातौली का युद्ध लड़ा गया था। तो खातौली का जो आपका युद्ध लड़ा गया किन के मध्य लड़ा गया? बाबर महाराणा सांगा, इब्राहिम लोदी महाराणा सांगा, महमूद लोदी महाराणा सांगा, बाबर और मेदिनी राय। तो इसकी मैं सही आंसर की बात कर लूँ तो बिल्कुल इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य आपका खातौली का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। जबकि एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था आपका खानवा का युद्ध, जो कि 1527 के मध्य लड़ा गया था। कब? 1527 के मध्य आपका लड़ा गया था, बाबर और राणा सांगा के मध्य, बिल्कुल आपको याद रखना। राणा के 80 घाव भी लगे थे, बिल्कुल आपको याद रखना। तो इम्पोर्टेंट भी है। राणा सांगा के मैं कार्यकाल की बात कर लूँ तो इनका राज्य अभिषेक जो हुआ था 1509 में हुआ था। 1509 के अंदर कब हुआ था? 1509 में, और 1528 के अंदर इनका निधन हो गया था आपका। तो 1509 से 1528 तक आपका जो रूलिंग पीरियड था वो किनका था? महाराणा सांगा का था। किनका था? महाराणा सांगा का। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है।
और राणा सांगा की तरफ से देखो जो खानवा के युद्ध में कौन लड़ा था, तो आपको ये बताना। तो राणा सांगा की तरफ से जो लड़ा था वो कौन लड़ा था, बिल्कुल आपको याद रखना, हसन खां मेवाती। कौन लड़ा था, हसन खां मेवाती। जबकि महाराणा प्रताप की तरफ से जो मुस्लिम सेनापति जो लड़ा था वो हकीम का शुरी लड़ा था। कौन, हकीम का शुरी। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। किस राजपूत शासक को राजपुताना का कर्ण कहा जाता है, ये आपको बताना। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। आपके जो बीकानेर के जो शासक है ना, राय सिंह, बीकानेर के जो शासक है राय सिंह को आपको राजपुताना का कर्ण कहा जाता है। भाई ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने मेव कर्षक आंदोलन का नेतृत्व किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मुकर्रब खां, बख्तावर खां, अस्फाकुल्ला खां और यासीन खां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यासीन खां। और एक और थे आपके मोहम्मद हादी। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर आपका मेव कर्षक आंदोलन का नेतृत्व किया था। मेव कर्षक आंदोलन कब हुआ था, तो 1932 के अंदर हुआ था। कब, 1932 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चोखेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है, ये आपको बताना है। जोधपुर फोर्ट में है आपका, बीकानेर फोर्ट में, या जैसलमेर फोर्ट में, या रणथंभौर फोर्ट में। इसका जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गाइस, तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर दुर्ग के अंदर। कौन से दुर्ग के अंदर, जोधपुर दुर्ग के अंदर। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं बता देता हूँ, ये चोखेलाव जो महल आपका ये भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। इसका जो निर्माण करवाया था वो मालदेव ने करवाया था। किसने करवाया था, मालदेव ने। ठीक है, मालदेव का जो वही संबंध गिरी सुमेल वाला युद्ध जो हुआ था जैतारण के अंदर। जैतारण देखो, अब जैतारण को पहले पाली में था, अब ब्यावर में शामिल कर लिया गया। तो गिरी सुमेल का युद्ध कौन से जिले में लड़ा गया, ये सवाल आपसे पूछ लिया जाओ तो आपका सही आंसर ब्यावर होना चाहिए। कौन सा, ब्यावर। ब्यावर की बात कर लूँ तो ब्यावर की तिलपट्टी और सूंगनी नस्वार बहुत ज़्यादा फेमस है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इस जिले को किसने बसाया था, कर्नल डिक्सन ने बसाया था। किसने बसाया था, कर्नल डिक्सन ने। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ मालदेव की। तो देखो बहुजीरा तालाब जो है ना, वो मालदेव की जो रानी थी स्वरूपदेव झाली ने इसका निर्माण करवाया था। सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका। इसके अलावा एक बार सवाल ये पूछा था कि कौन से किले के अंदर रेहट का निर्माण करवाया था मालदेव के द्वारा। तो आपको बिल्कुल याद रखना तारागढ़ अजमेर के अंदर, क्योंकि तारागढ़ अजमेर में इनकी एक जो पत्नी थी उमादे, जिसे इतिहास में रूटी रानी के नाम से जाना जाता है, उसने हम बहुत सारे मतलब अधिकतर समय आपका यहाँ बिताया था कहाँ, तारागढ़ के अंदर। तो यहीं पर रेहट का निर्माण मालदेव ने करवाया था। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, किसका है, तो 37, 38, 36 की मैं बात कर लेता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 37, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। देखो वास्तविक कार्यपालिका प्रधान जो होता है आपका बिल्कुल आपको याद रखना ये मुख्यमंत्री होता है, जबकि नाम मात्र का जो होता है आपका वो राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। मैं राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल की बात कर लूँ तो आपके कलराज मिश्र है। कौन है भाई, कलराज मिश्र है। ठीक है, और हाल ही के अंदर देखो अब राजस्थान की जो कि 16वीं लोकसभा के इलेक्शन भी होने वाले हैं, बहुत करीब ही है। देखते हैं नया आपका सीएम कौन बनने वाला है, बीजेपी की तरफ से बनता है, कांग्रेस की तरफ से। फिलहाल तो चारों तरफ दौड़ भाग मची हुई इलेक्शन की वजह से, देखते हैं रिजल्ट क्या रहने वाला है। और वर्तमान राजस्थान की मैं मुख्य सचिव की बात कर लूँ तो उषा शर्मा है। कौन है भाई, उषा शर्मा। राजस्थान की दूसरी मुख्य सचिव है उषा शर्मा। जबकि आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो कुशल सिंह थी। कौन थी, कुशल सिंह। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात कर लेते हैं अपन तो देखो बिल्कुल मैं बता देता हूँ आपको, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध 1A जोड़ा गया मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमा निर्धारित करता है। तो 38 की मैं बात कर लूँ तो कौन सा अमेंडमेंट था वो, 38 की मैं बात कर लूँ तो बिल्कुल ये 91वां जो अमेंडमेंट संशोधन था आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसमें यह तय किया गया कि भाई मुख्यमंत्री से मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसमें यह बताया था कि 15% हो सकती है। कितनी, 15%। आपको याद रखना। अब मैं बता दूं राजस्थान का 15% अगर अपन निकालते हैं
तो 15 बटाव आपका 100% आपने पढ़ा होगा। तो 200 विधानसभा सीटें हैं, 20 से 20, 15 को 2 से गुणा करा तो अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 30 मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना। एक तो आपका सीएम हो गया और 29 आपके मंत्री हो गए। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, 30 तो मंत्री दे देता है और एक सीएम दे देता है, ये आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको बिल्कुल याद रखना गाइज, 30 तो आपके मंत्री, एक आपका सीएम। जबकि न्यूनतम कितने मंत्री हो सकते हैं राजस्थान की मैं बात कर लूँ तो केवल 12, ठीक है। एक आपका सीएम, 1 + 11, याद रखना, एक आपका सीएम और 11 मंत्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो कि आपके सामने है। राज्य के मुख्य सचिव की भूमिका के पद के संबंध में कौन सा तथ्य जो आपका है कथन सत्य है, ये आपको बताना है। कूट आपको दिया हुआ है और इसका अपन आंसर देख लेते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल का सचिव है, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार है, सचिवों का सचिव है, लोक सेवक का प्रमुख है। निम्न में से सही कूट का चयन करना है। तो सही कूट का अपन चयन कर लेते। 39वां क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल पहला भी सही है आपका कि मंत्रिमंडल का सचिव होता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, बिल्कुल सही है। सचिवों का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। लोक सेवक का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चारों ही कथन आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको बिल्कुल याद रखना, वर्तमान जो राजस्थान का मुख्य सचिव है वो कौन है, तो आपको याद रखना है उषा शर्मा है। कौन है? उषा शर्मा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। कौन करता है, तो आपको बताना। तो 40 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राज्यपाल करता है। कौन करता है भाई? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और छठा आयोग जो कि राजस्थान के छठा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको मैं बता देता हूँ, प्रद्युमन सिंह है। कौन है? ये सवाल भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। कौन है? तो प्रद्युमन सिंह है आपके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान देश में किस कार्यक्रम को लागू करने में प्रथम राज्य बन गया है? तो इसकी मैं बात कर लेता हूँ आपके 41 की। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा में कुशल कार्यक्रम, उच्च शिक्षा में कौशल कार्यक्रम का विकास। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42 की बात कर लेते हैं। करंट के सवाल स्टार्ट हो गए, मैं सीधे आंसर बताऊंगा क्योंकि अब ये करंट आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो राजस्थान में 20 सितंबर 2017 को नहर पर बना प्रथम सौर ऊर्जा प्लांट का प्रारंभ कहाँ किया गया है? तो 42 की मैं बात कर लें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैनावली हनुमानगढ़। कहाँ? मैनावली हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रशिक्षण पवन ऊर्जा फोम परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में निम्नलिखित किन केंद्रों पर स्थापित किए गए? तो 43 की अगर मैं चर्चा करता हूं तो 43 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। जैसलमेर, फलोदी और देवगढ़, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा? जैसलमेर, फलोदी और देवगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 राजस्थान सरकार ने किस बीमारी के लिए नवीन चिकित्सा परियोजना राहत का प्रारंभ किया है? तो 44 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल हृदयघात के लिए। किसके लिए? हृदयघात के लिए। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला 45, क्वेश्चन नंबर 45 राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आपको बताना है। तो ये पेपर आपका 2018 में हुआ था। उस समय जो आपका मुख्य न्यायाधीश था कौन था? बिल्कुल आपको याद रखना, जस्टिस प्रदीप नांदजोग था। कौन था? जस्टिस प्रदीप नांदजोग। लेकिन अगर मैं वर्तमान की बात कर लूँ तो वर्तमान में आपके कौन है? तो जॉर्ज ऑगस्टिन मसीहा। कौन है? जॉर्ज ऑगस्टिन मसीहा, ठीक है, जो कि 41वें न्यायाधीश है। जॉर्ज ऑगस्टिन मसीहा, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। कौन से नंबर के? तो 41वें नंबर के। कौन से नंबर के? 41वें नंबर के आपके हैं। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्टों की अगर बात कर लेता हूँ तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? तो आपको बिल्कुल याद रखना PK लोहरा। कौन है? PK लोहरा, ठीक है। अब देखो ये तो आपको आसानी से याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। लोहरा का आप लो ले लो और लोकायुक्त का लो ले लो तो आसानी से याद रह जाएगा। इसके अलावा मैं बात कर लूँ वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको बिल्कुल याद रखना GK व्यास। कौन है? GK व्यास, यानी गोपाल कृष्ण व्यास, ठीक है। GK व्यास जो कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ RSSB बोर्ड के वर्तमान जो कि नए चेयरमैन बने, सवाल पूछा जा सकता है कौन है? तो RSSB बोर्ड राजस्थान यानी कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान का जो इसके अध्यक्ष बने आलोक राज। कौन बने हैं?
आलोक राज बने भाई, बिल्कुल आपको याद रखना है कौन बना, आलोक राज बना है। इसके अलावा देखो मैं और बात कर लेता हूँ, तो आपके आरपीएससी का जो वर्तमान चेयरमैन है कौन है, तो संजय कुमार सोत्रिय। कौन है भाई, संजय कुमार सोत्रिय, बिल्कुल आपको याद रखना है संजय कुमार सोत्रिय। ठीक है, साथ के साथ आप ये फैक्ट भी ज़रूर याद रख सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है आपके और एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के कौन से जिलों में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना हेतु प्रारंभिक रूप से पायलट प्रोजेक्ट चिन्हित किया गया है? तो 46 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर। कौन सा, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र मेला 2017 कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। तो 47 का गाइस आपका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल जयपुर के अंदर। कहाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सरकार ने पेट्रोलियम शोधक संयंत्र स्थापित करने हेतु किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से अनुबंध किया है, ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत आसान सवाल है। पचबदरा में जो रिफाइनरी बनी HPCL, ठीक है। 48 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, HPCL और राजस्थान राज्य सरकार के बीच जो साझेदारी है ना, तो कितनी है, तो आपको बिल्कुल याद रखना 74 आपका HPCL का, जबकि 26% भागीदारी आपके राजस्थान की रहेगी। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। और पचबदरा रिफाइनरी अब आपके बाड़मेर में बिल्कुल नहीं रही, कहाँ चली गई, ये बालोतरा में चली गई। आपको बिल्कुल याद रखना, जो नया जिला गठन हुआ बालोतरा के अंदर चली गई है। सक्षम अभ्यास दृष्टि जागृत किस कार्यक्रम के अंग है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लो, तो ये बालिका शिक्षा नवाचार के अंग है आपके, किसके, बालिका शिक्षा नवाचार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी खिलाड़ी ने 29 अगस्त 2017 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका देवेंद्र झांझड़िया। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, देवेंद्र झांझड़िया का जो संबंध है राजस्थान के चूरू जिले से। कौन से जिले से है भाई, चूरू जिले से, आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके ये भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी के सवाल स्टार्ट हो गया, इसके बारे में अपन भी अच्छे से देख लेते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों का उनके क्षेत्र के अनुसार सही आरोही क्रम है? तो महाद्वीप यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। तो इसका अब मैं बता देता हूँ आपको, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पवन सिरोको से अलग है, ये आपको बताना है। तो इसका अपन सही उत्तर देख लेते हैं। 52 की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 बोरा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पछुआ हवाओं के अधिकतम गति देखी जा सकती है? तो 53 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 53 की मैं बात कर लूँ तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में महासागर पर कहाँ देखी जा सकती है, दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों पर आपको पछुआ हवाओं की अधिकतम गति देखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54। पेरिस समझौते के अनुसार इस शताब्दी में विश्व तापमान वृद्धि को नियंत्रित रखने का लक्ष्य किया गया है। तो 54 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व औद्योगिक स्तर 2 डिग्री सेल्सियस से पर्याप्त नीचे। ठीक है, 54 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुपोषण से संबंधित है, सुपोषण से संबंधित है, इसका आपको सही उत्तर बताना। तो सुपोषण का जो संबंध वो जलीय पारितंत्र से है, किससे, जलीय पारितंत्र। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे वृहद अपवाह क्षेत्र वाली प्रायद्वीपीय नदी है, कौन सी नदी है, तो ये आपको बताना। 56 की मैं बात कर लेता हूँ तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी। कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी जो है आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? तो 57 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ऑप्शन नंबर 3 किसानों के प्रति आय में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58वां क्वेश्चन की बात कर ले तो नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के 2017-18 हेतु चेयरमैन कौन थे, ये आपको बताना है।
तो उस समय जो आपके चेयरमैन थे कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बेनो लेग्नर। कौन थे भाई, बेनो लेग्नर। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 59 की मैं बात कर लेता हूँ। भारत में निम्न में से कौन सा एक उर्वरक उद्योग का केंद्र नहीं है, ये आपको बताना है। तो 59 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मुजफ्फरपुर। कौन सा, मुजफ्फरपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। तो 60 की मैं बात कर लेता हूँ, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य भारत अधिकांश लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, ये आपका बिल्कुल जो है इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू क्षेत्र द्वारा विदेशों में निर्मित वस्तु एवं सेवाओं का क्रय किया जाना कहलाता है, क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो 61 की मैं बात कर लेता हूँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इम्पोर्ट यानी आयात। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आयात। आगे बढ़ते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल होते हैं, तो 62 की मैं बात कर लूँ, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी शामिल होते हैं, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 63 साधन लागत पर राष्ट्रीय आय तथा बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय के बीच अंतर किस कारण से उत्पन्न होता है। तो 63 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, तो अप्रत्यक्ष कर एवं अनुदान। अप्रत्यक्ष कर और अनुदान, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो जेके मेहता समिति को छोड़कर जेके मेहता समिति बिल्कुल संबंधित नहीं, बाकी सारी संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2009 में एस तेंदुलकर की रिपोर्ट के अनुसार 2004-05 की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है। तो 65 के अगर मैं सही आंसर की बात कर लेता हूं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल 37%। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री के सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के रूप में कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। तो 66 की मैं बात कर लूँ, तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 67 की बात कर लूँ, काम करने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद से अपना आधार को प्राप्त करता है। तो 67 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन नंबर 2 41 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 जो कि आपके सामने भी है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये अलग मतदाता प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष राजस्थान में गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना शुरू की गई थी। तो 69 की मैं सही आंसर की बात कर लेता हूँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल 2014। ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 जो कि आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन के साथ महात्मा गांधी के बारे में ठीक से मेल नहीं खाता है। तो 70 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वे प्रसिद्ध चिंतक कार्ल मार्क्स के लेखों से बहुत प्रभावित हुए, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 71 की मैं बात कर लेता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता के बाद पहले प्रधानमंत्री के रूप में किन 2 देशों की यात्रा की है। तो 71 का मैं बात कर लूँ, तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मंगोलिया और इजराइल। ऑप्शन नंबर 4 जो है, सॉरी 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक तो मंगोलिया, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, आपका इजराइल हो जाएगा, ठीक है। और अभी आपका इजराइल हमास का युद्ध भी चल रहा है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेना। करंट के कोई फैक्ट बनते हैं तो उसके बारे में एक बार अच्छे से आप देख लेना, वहाँ से बनने के पूरे चांसेस है। निम्नलिखित में से जोड़े में से कौन एक चुने हुए जिसका अपने मूल स्रोत से संवैधानिक प्रावधानों को उधार लेने के संबंध में सही तरीके से मिलान किया गया है। तो 72 की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 केंद्रीय
अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडाई संविधान से आपकी ली गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 73 देख लेते हैं। गोपनीयता के अधिकार पर हालिया सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में निम्न में से कौन से बयान सही है? गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है, जो कि जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। ठीक है, बिल्कुल। बी देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीशों की पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया। सी देखते हैं, ये निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खैयर की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया था। सरकार ने तर्क दिया कि संविधान का व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है। तो इसमें आपके कौन सा कथन सही है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 73 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ACD आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ACD, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ACD। इसके अलावा आपका बी वाला जो कथन है वो आपका बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 74, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन के संरचना से संबंधित निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है, ये आपको बताना है। तो अगर 75 की मैं बात कर लेता हूँ तो 75 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उच्च सदन को स्थायी रूप से नहीं माना गया था। ठीक है, जो कि आवंटित विघटन आवधिक विघटन के अधीन था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 75 की बात कर लेता हूँ। 21वीं शताब्दी में भारत की विदेश नीति के नीतिगत उद्देश्य हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 75 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, ये सभी हैं भाई। ठीक है, विकास संबंधी प्राथमिकता, विकासशील देशों के साथ परस्पर लाभकारी भागीदारी और प्रमुख शक्तियों के साथ सौहार्दपूर्ण और संतुलित संबंध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है? तो 76 की अगर मैं बात कर लूँ तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रेषित करता है? तो 77 की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपराष्ट्रपति को प्रेषित करता है। किसे? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी के विरोध के तरीके थे। तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा असहयोग पर आधारित सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा ने संप्रभु संस्था का दर्जा प्राप्त किया है। तो 79 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 80वां क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, फिर आपकी साइकोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के तहत परियोजना मौसम के संबंध में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है, ये आपको बताना है। तो 80 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक मूल्यों और चिंताओं की बढ़ती हुई समझ के लिए हिंद महासागर दुनिया के देशों के बीच संचार पुनः जोड़ना और पुनः स्थापित करना है। तो इसका जो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपके जो है साइकोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे, ये आप देख लेना। तो आज की क्लास को मैं यही विराम देना चाहूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में फिर एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सुबह के साथ। ठीक है, तो आप सभी को क्लास कैसे लगी? आप क्लास में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।